शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट में 3 बजे से चल रही है। साथ ही साथ एनसीबी के जो लॉयर हैं लगातार जो है अपना पक्ष हाईकोर्ट के सामने रख रहे हैं और उन्होंने कई सारे पॉइंट जो है हाईकोर्ट के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि आर्यन खान ने ड्रग का सेवन किया है। वो पिछले 1-2 साल से लगातार जो है ड्रग्स का सेवन करते नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्यन खान है उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें बेल मिलेगी तो ये जो पूरा केस है उसमें कई सारे जो अहम लोग जो सामने उठ के आ सकते हैं, कई सारी जो कड़ियां हैं ड्रग्स मामले में वो जुड़ सकती हैं, कहीं ना कहीं वो थम जाएंगे, जिसके चलते एनसीबी नहीं चाहती कि आर्यन खान को किसी भी हालत में बेल मिले। वहीं कल जो है आर्यन खान के वकील ने भी कई सारी दलीलें जो है वो कोर्ट के सामने पेश की और उन्होंने कई सारे जो मुद्दे हैं वो उठाए। पहली बात उन्होंने ये उठाई कि आखिरकार क्यों एनसीबी ने जो है आर्यन खान की मेडिकल नहीं करवाई, तो ये सबसे बड़ा सवाल उन्होंने किया है। देखिए लगातार अभिषेक हमारे साथ हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या सारी अपडेट्स आ रही है, एनसीबी कौन सी सारी दलीलें जो है कोर्ट के सामने पेश कर रही है? जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ खास करके जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं सीनियर एडवोकेट माजिद मेनन, और लगातार इस पूरे मामले में बहस ये छिड़ी कि आखिर समीर वानखेड़े क्यों इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है और कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अब मामला सीबीआई या एनआईए को ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कोशिश ये की है कि मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है वो इन्वेस्टिगेशन अब ट्रांसफ़र होना चाहिए और ट्रांसफ़र होकर के अब जाना चाहिए एनआईए या सीबीआई के पास। तो अब और उसके साथ साथ अभी दूसरी तरफ आर्यन खान को लेकर के सुनवाई अंदर चल रही है, जिसमें एनसीबी लगातार तर्क और दलीलें दे रही है कि आखिर जिस तरीके की चीज़ें और सीरियस ऑफेंसेस हुए हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और अभी हमारे साथ माजिद मेनन हैं, तो वो जिस तरीके माजिद जी सिर्फ लाइव पे हैं, ये बताइए कि समीर वानखेड़े जिस तरीके से कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो ये क्या सरकार वर्सेस एजेंसी हो गया है? देखिए, मुझे इस बात का दुख है कि समीर वानखेड़े जैसा वरिष्ठ अधिकारी जिसका इतना अनुभव है, जो इतने ऊंचे पद पर, डायरेक्टर के पद पर, इतनी अहम संस्था नारकोटिक ब्यूरो के पे बैठा हुआ है, उसने इस तरह से कहना कि मुझे पूरे मुंबई पुलिस कमिश्नरेट पर विश्वास नहीं है, दुख की बात है। उसका ये कहना कि महाराष्ट्र सरकार पे मुझे विश्वास नहीं है, बड़े शर्म की और दुख की बात है। मुझे लगता है उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने न्यायालय में भी बात रखी है और ये बात मैं समझता हूँ कि उनके लिए योग्य नहीं लगती। मगर जब उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे साथ कुछ ज्यादती होगी, तो जाहिर है अदालत ने जब मैटर को सुनने के लिए समय न होने के कारण एक इंटरिम आदेश दिया है, जो किसी भी नागरिक को दिया जाता है। इंटरिम आदेश में क्या है? यही है कि जब तक हम ये मैटर सुनेंगे नहीं तब तक उनके खिलाफ कोई सख्ती से कार्रवाई ना हो। एक आखिरी सवाल ये है कि लगातार समीर वानखेड़े पिछले दिनों आपने देखा कि मुंबई पुलिस पर उन्होंने स्नूपिंग के लिए एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही, उसकी जांच हो, लेकिन अचानक मुंबई पुलिस पर से भरोसा उठ जाना उनका, ये आप एक सीनियर लॉयर कैसे देखते हैं? नहीं, ये प्रश्न तो आपको समीर वानखेड़े से पूछना चाहिए कि आप खुद कमिश्नर के पास अपने दुख दुखड़े ले जाकर देते रहे अब तक, और अचानक आज आप ये कह रहे हैं कि मुझे उन पर विश्वास नहीं है। तो आपको अदालत को उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप कैसे बदल गए, अपना रूप कैसे बदल लिया है। हाल का जो मामला सामने आया, जिस तरीके से एलिगेशंस उनके ऊपर लगे, एनसीपी के सीनियर मिनिस्टर ने लगाया एलिगेशंस, तो उसको कितना सीरियस मानते हैं? आप उसको एनसीपी के सीनियर मिनिस्टर की तरह से न देखें, उसे एक अभिषेक, हम आपके पास वापस जुड़ेंगे। हमारे साथ दिवाकर भी जो लगातार जुड़े हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, आर्यन खान की जो बेल पी है उस पर तो सुनवाई हो रही है, लेकिन जो मुनमुन दमेचा जो है फैशन मॉडल, उनकी भी सुनवाई आज होगी, तो क्या कुछ उनके वकील जो है दलीलें हाईकोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं? देखिए, खास तौर पर जो मुनमुन धामेचा के वकील है, उन्होंने अपनी दलील कल ही पूरी कर ली थी। अपनी दलील में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनकी क्लाइंट के पास
ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं मिला है जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद वो जेल में है। लेकिन जिस तरह से एनसीबी अब आज दलीलें दे रही है, एसजी अनिल सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो चैट्स है, जैसा मैंने कहा था आपसे इससे पहले कि एनसीबी ने साफ तौर पर कहा था कि उनके हाथ कुछ बड़े व्हाट्सएप चैट लगे हैं जिसमें अहम सुराग है। उसी का जिक्र एसजी अनिल सिंह ने कोर्ट में थोड़ी देर पहले किया है और कहा है कि चैट से पता चलता है कि बल्क क्वांटिटी में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स की खरीदारी की जानी थी। और क्योंकि जो क्रूज है वो 2 दिन के लिए वहाँ से जाने वाला था, तो इस दौरान ड्रग्स की जबरदस्त पार्टी होनी थी और यही वजह है कि उनके पास ये तमाम साक्ष्य हैं जिसके आधार पर वो जमानत का विरोध कर रहे हैं। आर्यन खान के, अरबाज मर्चेंट के या मुनमुन धमेचा के, ये तीनों लोग कनेक्टेड हैं। हमारी जांच अभी इस पूरे मामले में चल रही है, इनिशियल स्टेज है जांच का, इसलिए जो है इस पूरे मामले में अभी बेल टाली जा सकती है, ये उन्होंने कोर्ट में दलील दी है। लेकिन लगातार वो दलीलें दे रहे हैं कि किस तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरह की पूरी प्लानिंग की गई थी ड्रग्स पार्टी की। एनसीबी को जब जानकारी मिलती है, एनसीबी कार्रवाई करती है, तो वहां पर सबूतों के साथ जो है आर्यन और अरबाज को गिरफ्तार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एनसीबी की दलीलें हैं, जैसा मैंने कहा कि व्हाट्सएप चैट जो एनसीबी के हाथ लगे थे, उन्होंने कहा था बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने हम रखेंगे, वो चैट्स को अब अनिल सिंह ने कोर्ट के सामने रख दिया है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर पूरी कंट्रोवर्सी को, माफ कीजिए, पूरी कॉन्स्पिरेसी को समझाने की पूरी कोशिश अनिल सिंह इस वक्त कोर्ट को कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यही है कि फिलहाल एनसीबी की दलीलें लगातार जारी हैं। अब देखना यह अहम है कि क्या कोर्ट में आज एनसीबी की दलीलें कंप्लीट हो पाती हैं या फिर कल के लिए कोर्ट जो है फिर से टाल दी जाती है। दिवाकर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आनंद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया है, साथ ही साथ बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें काफी बड़ी राहत मिली है, तो इस बारे में क्या कुछ चीजें जो है सामने आ रही हैं? आज देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने जो पिटीशन लगाई थी उसमें समीर वानखेड़े ने अपना पूरा कार्यकाल का ब्यौरा दिया है कि जब वो डीआर में रहे तो उन्होंने डीआरआई में रहते हुए कितने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं और एनसीबी में उन्होंने अंडरवर्ल्ड से लेके रिया चक्रवर्ती से लेके तमाम अपने उन ऑपरेशन का हवाला दिया जहां पे उन्होंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। और उन्होंने न्यूज 18 को टेक्स्ट मैसेज करके जानकारी दी है और जो उन्होंने अपने पिटीशन में भी लिखा है कि इस पूरे मामले की जो पूरे आरोप लग रहे हैं करप्शन के और ये पूरा जो मामला चल रहा है इसकी जांच सीबीआई और एनआईए से कराना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और लगातार वो न्यूज 18 से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं अपना पक्ष हमेशा सामने रखूंगा और मैं जो विजिलेंस जांच हो रही है उसमें भी लगातार सहयोग करता रहूंगा। कल भी मैंने 7 पेज का जो स्टेटमेंट है वो एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने रखा है। जो चीजें मुझसे पूछी गई थी मैंने बेबाकी से वो सारी चीजें वहां पर बताई है और आने वाले वक्त में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पेश होऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में एनसीबी के 2 बड़े लोगों से आज पूछताछ हुई थी जो अहम किरदार है। एक तो जो इस पूरे मामले में समीर नाम का एक शख्स है जो सिपाही है एनसीबी में, उसके बयान जो है वो एनसीबी की विजिलेंस टीम ने दर्ज करे हैं। इसके अलावा आशीष रंजन जो प्रसाद है जो इंस्पेक्टर हैं आशीष रंजन प्रसाद, उनके बयान जो है वो एनसीबी की विजिलेंस टीम ने दर्ज किए हैं। और जो फ्लेचर पटेल है जिनके ऊपर आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे, उनके बयान जो एनसीबी की विजिलेंस टीम है उसने दर्ज किए हैं। आज शाम को ज्ञानेश्वर सिंह जो डीडीजी एनआर हैं और चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं वो मीडिया से बात करेंगे। जैसा कि कल भी उन्होंने न्यूज 18 और तमाम मीडिया से बात की थी, वो आज भी एक ब्रीफिंग करेंगे और बताएंगे कि आज की पूछताछ किस तरह की रही है और आने वाले कल में किन किन और किरदारों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आनंद, समीर वानखेड़े ने जो है प्रोटेक्शन की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की है। तो हाई कोर्ट में इसका क्या जवाब मिला है समीर वानखेड़े को? जी देखिए, पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात की गई है और ये भी बोला गया है कि उनकी गिरफ्तारी से 3 दिन पहले बाकायदा बताना पड़ेगा कंसर्न एजेंसी को। तो एक रिलीफ उन्हें जरूर मिला है बॉम्बे हाईकोर्ट से अगर इसे हम इस तरह से देखें। लेकिन लगातार समीर वानखेड़े के जो लॉयर है वो भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने समीर वानखेड़े की तरफ से अपना पक्ष जो है वो रखा है कि किस तरह से आनंद आपके पास फिर लौटते हैं। आनंद आपके पास फिर लौटते हैं, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक, इस वक्त कोर्ट से क्या सारी अपडेट जो है सामने आ रही है? एनसीबी ऐसी कौन सी सारी दलीलें रख रही है कोर्ट में? देखिए, एनसीबी ने पुराने सारे चैट से जुड़े दलीलें रखे हैं और उसके साथ साथ तमाम सारे वो सबूत रखे हैं जिसको अब तक एनसीबी ने इकट्ठा किया है। चाहे
उनके चैट्स हों या फिर उन सभी लोगों के स्टेटमेंट्स में जो कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट्स हैं, जो आपस में तालमेल नहीं खाते हुए चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को रखा है और कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है और ख़ास करके ऐसे समय में जब पेडलिंग से संबंधित चीज़ें सामने आ रही हैं तो इसको इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल लिंक्स लगातार इसके मिल रहे हैं और ऐसे में इसका इंटरनेशनल लिंक्स को खोजना और कैसे ड्रग्स देश के भीतर आता है और मुंबई के भीतर जाता है या देश में अलग अलग हिस्सों पे जाता है, उन सारी चीज़ों पर निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। इसके लिए इस पूरे जो बेल एप्लीकेशन है उसको खारिज किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े आज कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मुंबई पुलिस पर अब उन्हें भरोसा नहीं है, जिसके बाद अभी माजिद मेनन को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उसी मुंबई पुलिस से समीर वानखेड़े ने कुछ दिन पहले अपने आप का प्रोटेक्शन मांगा था और साथ ही साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके कहा था कि उनकी स्नूपिंग की जा रही है, उनको जासूसी की जा रही है और वो रुकी जानी चाहिए, जिसके बाद बाकायदा प्रोटेक्शन दिया था। अचानक राज्य सरकार के ऊपर से भरोसा उठना एक एजेंसी के अधिकारी का और उसे बीजेपी बनाम नॉन बीजेपी के तौर पर एक एजेंसी के सीनियर अधिकारी का करना निश्चित तौर पर एक दुखद है। और हालांकि कोर्ट ने हर व्यक्ति को चूँकि जा सकता है, इसलिए कोर्ट ने फिलहाल तुरंत गिरफ्तारी करने के लिए मना करते हुए गिरफ्तारी के पहले 3 दिन पहले इंटीमेट करना ज़रूर होगा, इस तरीके का ऑर्डर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन 2 अलग अलग स्तर पर जो चल रही हैं वो भी एनसीबी के सामने दिखाई पड़ रही है। एक मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, दूसरा जिस तरीके से एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है पुणे में, वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन सब चीज़ों को लेकर आर्यन खान से मामला जुड़ा इसलिए है क्योंकि जो गोसावी की गिरफ्तारी हुई है, खास करके पुणे में उस रेड के दौरान गोसावी निश्चित तौर पर वहाँ पर मौजूद थे और उनकी सेल्फी बाहर आने के बाद ही ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। तो ये सारी चीज़ें जेरा के दौरान एनसीबी के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं अनिल सिंह, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं ताकि कोर्ट को कन्विंस कर पाएँ कि ये मामला कितना सीरियस है और ख़ास करके अगर बेल नहीं मिलती है तो इन्वेस्टिगेशन में और सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं। बेल मिलने के बाद टेम्पर होने का जो एविडेंस है, जो साक्ष्य हैं, वो टेम्पर हो सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जो कंक्लूज़न है वो उस तक नहीं उसको पहुंचने में देरी होगी। ये सारी चीज़ों को लेकर के अनिल सिंह अपनी बात कोर्ट के भीतर रख रहे हैं। लेकिन इस दौरान समीर वानखेड़े का हाईकोर्ट पहुंचना और ये कहना कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, निश्चित तौर पर एक बड़ा सीरियस एलिगेशन मुंबई पुलिस के ऊपर समीर वानखेड़े की तरफ से कोर्ट में लगाया गया और मामले को ट्रांसफ़र करने की बात की गई है। तो इस पर अब एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू जरूर हो जाएगा। अभिषेक, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे। देखिए, एक घंटे का लंबा वक्त हो गया है जब ये सुनवाई शुरू हुई है, तो आपको क्या लगता है कि आज आर्यन खान को बेल मिलेगी या ये जो केस है फिर सोमवार से लगातार जो है कोर्ट में लड़ा जा रहा है, तो क्या ये जो है कल के लिए भी टला जाएगा या आज आर्यन खान को बेल मिल सकती है? क्योंकि 1 घंटे का जो वक्त है वो कोर्ट का हो चुका है। देखिए, इस पूरे मामले में 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि एनडीपीएस के मामलों में बेल का रूल नहीं है, ऐसा अनिल सिंह ने कहा है कोर्ट के भीतर की एनडीपीएस खास करके ड्रग्स के मामलों में बेल मिलने का रूल अभी मतलब नहीं है और ऐसे में बेल नहीं दिया जाना चाहिए, वो उन्होंने दलील दी है। और कहा है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जब जज समरे ने उनसे पूछा कि सेक्शन 28 और 29 क्यों लगाया है, यानी पेडलिंग जैसे चार्जेस और इस पूरे मामले में कैसे लगाए गए हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मतलब कॉमर्शियल कॉन्स्पिरेसी है, मतलब कि जब सिर्फ ड्रग्स कंजप्शन का मामला नहीं है, अब ये ड्रग्स सप्लाई करने का मामला आता है, एक ह्यूज क्वांटिटी आती है, तो निश्चित तौर पर इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता, लगाया जा सकता और उसके तहत एनसीबी ने कहीं न कहीं इस मामले को रखा है। तो इस पूरे मामले में ये अनिल सिंह की कोशिश ये है कि वो ये बताएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि
सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे जघन्य अपराध माना है कि अगर पेडलिंग जैसी स्थिति होती है और उससे जुआ खराब होते हैं और सप्लाई होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और ये जघन्य अपराध है। इसके बाद इस पूरे मामले में फ़िलहाल अब स्थिति ये है कि लगातार अनिल सिंह की तरफ से जीरा किया जाता है, लेकिन समय अब बहुत कम है चूँकि इस समय 4 बज गए हैं और अगर आज कुछ देर में फैसला नहीं आता है तो निश्चित तौर पर मामला कल तक के लिए टल सकता है। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर नवाब मलिक ने जो है समीर वानखेड़े पे ट्विटर के जरिए निशाना साधा है। फिर एक बार वो पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्रूज पे वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था। तो इस पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक बार फिर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पे निशाना साधा। देखिए श्रेया, नवाब मलिक ने सवाल तो खड़ा कर दिया था कि एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया उस समय क्रूज पर मौजूद था और वो समीर वानखेड़े का दोस्त है। इस पूरे मामले में हमने समीर वानखेड़े से प्रतिक्रिया भी ली थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये तो कह दिया कि वो समीर वानखेड़े का दोस्त है, लेकिन नाम क्यों नहीं बताया। नाम भी बता देते तो शायद क्लियरिटी हो जाती कि आखिर वो कौन ऐसा शख्स है जो समीर वानखेड़े का दोस्त है और इंटरनेशनल माफिया है। इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने अब तक इस पूरे मामले में नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। उनका ये कहना था कि जो एनसीबी की टीम दिल्ली से आई है, जो पूरे एक्सटॉर्शन मामले की जांच कर रही है, हम उनको नाम बताएंगे। अगर वो जांच सही से करते हैं तो नाम बताएंगे, अगर वो सही से जांच नहीं करते हैं तो हम सोशल मीडिया के जरिए नाम डिस्क्लोज करना शुरू कर देंगे। लेकिन कल उन्होंने ये आरोप लगाया था, लेकिन अब तक उन्होंने किसी नाम को डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ऐसे में देखना ये अहम है कि जो दिल्ली एनसीबी की टीम है, क्या वो नवाब मलिक से इस पूरे मामले में पूछताछ करती है कि आखिर जिसका उन्होंने जिक्र किया है वो नाम कौन सा है, क्या उससे पूछताछ की जा जाती है। अगर ऐसा कोई शख्स है तो साफ तौर पर यहाँ पर नवाब मलिक ने सवाल तो खड़ा किया है, लेकिन नाम उस शख्स का डिस्क्लोज नहीं किया है। समीर वानखेड़े भी यही जानना चाहते हैं कि नवाब मलिक किस शख्स की बात कर रहे हैं, उसका नाम तो एटलीस्ट बता देते तो फिर वो जवाब दे सकते थे अच्छे से। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में सस्पेंस बरकरार है। पूरी जो निगाहें हैं वो इस वक्त जो है दिल्ली एनसीबी की जो विजिलेंस की टीम है उसके ऊपर है। वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर एक क्लियर किया है कि हम हर उस शख्स के मुंह से पूछताछ करेंगे जो इस मामले से पूरा रिलेटेड होगा। तो साफ तौर पर जो अभी जांच चल रही है, क्या नवाब मलिक एनसीबी की टीम को वो नाम देते हैं या नहीं देते हैं, ये आने वाले 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। देखिए, हाई कोर्ट में आर्यन खान की बेल पिछले 1 घंटों से चल रही है। कुछ देर का वक्त और है जिसके बाद पूरे बेल पे फैसला आ जाएगा कि क्या आज आर्यन खान को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। लगातार जो एनसीबी के तरफ से लॉयर है वो लगातार अपनी दलीलें हाई कोर्ट के सामने रखते नजर आ रहे हैं। बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि एनसीबी लगातार ये कोशिश कर रही है कि आर्यन खान को बेल ना मिले। आर्यन खान के साथ साथ मुनमुन दमेचा जो फैशन मॉडल है, उनकी भी बेल एप्लीकेशन पे आज जो है सुनवाई होगी। तो कई ये जो पूरा मामला है वो काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि अभी तक खबर, अगर आज जो है रिजल्ट नहीं आता है तो कल का दिन एक और है। उसके बाद जो है कोर्ट 2 हफ्तों के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि दिवाली का मौका है, जिसके चलते कोर्ट जो है 2 हफ्ते तक बंद रहेगा। जिसके बाद लंबे समय तक आर्यन खान, मुनमुन दमेचा और अरबाज मर्चेंट को जो है जेल में रहना पड़ेगा। इसके लिए हर वो कोशिश की जा रही है आर्यन खान के वकील की तरफ से कि आज किसी भी तरह जो है आर्यन खान को जो है बेल मिल जाए। ये जो पूरा मामला है 2 अक्टूबर से जो है शुरू हुआ था, जब क्रूज पर जो है एनसीबी की टीम पहुंचकर उन्होंने वहां रेड किया था और वहां से आर्यन खान, मुनमुन दमेचा, अरबाज मर्चेंट को जो है पकड़ा था। आर्यन खान के पास से कोई भी जो ड्रग है वो बरामद नहीं हुआ था, लेकिन अरबाज मर्चेंट के पास से कुछ क्वांटिटी में जो है वो ड्रग बरामद हुआ था। यही सारी दलीलें जो है आर्यन खान के वकील ने कल हाई कोर्ट के सामने पेश की कि आर्यन खान के पास से जब बिल्कुल भी मात्रा में ड्रग्स नहीं मिला तो किस आधार पे उन्हें 21 दिनों से जेल में बंद किया गया है। लेकिन इस पर एनसीबी ने भी उनका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं था कि 2 अक्टूबर को जो है आर्यन खान ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। वो पिछले 1-2 साल से जो है ड्रग्स का सेवन लगातार करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक एग्जाम्पल दिया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, जिसके चलते पूरे देश में जो है वो ड्राई डे होता है। उसके बावजूद ये सारी हरकतें करना उचित नहीं है, जिसके चलते एनसीबी अब लगातार अपनी दलीलें जो है कोर्ट के सामने लगातार पेश करती आ रही है। आज का दिन आर्यन खान के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि सोमवार से लगातार ये जो सुनवाई है वो चलती जा रही है।
साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, ये जो दिल्ली की टीम आई है, आपने बताया कि फ्लेचर पटेल को भी जो बुलाया गया है, तो अब क्या कुछ प्रक्रिया, आप वहां से क्या कुछ जानकारी और आप हमें दे सकते हैं? जी देखिए, फ्लेचर पटेल ने न्यूज 18 को बात करते हुए बताया कि उन्हें उनके घर पर एक सम्मन 94 नंबर जो केस नंबर है आर्यन खान का, उसके जरिए आया था। उसमें टाइम लिखा हुआ था और सीआरपीएफ कैंप का एड्रेस लिखा हुआ था। जब वो यहाँ पर पहुंचे फ्लेचर पटेल, तो जो खुद डीडीजी एनआर हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह, और उनकी जो 2 टीम थी, उन्होंने एक कमरे में बाकायदा एक लैपटॉप जो है कंप्यूटर, वो फ्लेचर पटेल को दिया और उस पर कहा कि आप अपने स्टेटमेंट इस पे लिखिए। 4 पेज का स्टेटमेंट फ्लेचर पटेल ने अपने हाथ से यहाँ पर लिखा है। और मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात की वीडियोग्राफी कराई गई है। जिन जिन भी लोगों के स्टेटमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उन लोगों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। विजिलेंस टीम के सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि ये जांच का हिस्सा है, ताकि आगे एविडेंस के तौर पर ये तमाम चीजों को रखा जाए कंसर्न एजेंसी के सामने, चाहे वो डीजी एनसीबी के सामने, कि इन लोगों ने कैमरे के सामने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने अपने हाथ से स्टेटमेंट जो है वो टाइप करके दिए हैं। इसी प्रक्रिया से जो समीर जो नाम के जो सिपाही थे वो भी गुजरे हैं, उनके भी बयान इसी तरह से हुए हैं। और जो आशीष रंजन प्रसाद है, जो इस पूरे मामले के इंस्पेक्टर थे और जो समीर वानखेड़े के साथ 2 अक्टूबर को उस क्रूज पर मौजूद थे जब ये पूरी रेड की गई थी, जहां से आर्यन खान को डिटेन किया गया था और उनके जो साथी दोस्त थे अरबाज मर्चेंट को, उनको ड्रग्स के साथ वहां से डिटेन किया गया था और बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये जो कैंप ऑफिस है, इस पर सबकी निगाह बने हुए, क्योंकि यहाँ पर किरण गोसावी और प्रभाकर कब यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि ये 2 सबसे अहम किरदार हैं और लगातार चीफ विजिलेंस ऑफिसर ये बोल रहे हैं कि ये दोनों किरदार हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं, इनसे अपील करते हैं कि बिना डरे ये यहाँ पर आए, अपनी बात रखें, अपने स्टेटमेंट, अपने यहाँ पर बयान दर्ज कराएं। कोई इनके पास साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो वो हमसे साझा करें, ताकि हमें इन्वेस्टिगेशन करने में आगे मदद मिले। और देखना होगा कि समीर वानखेड़े को दूसरी बार कब सम्मन के लिए कॉल जाता है और कब वो आगे फिर से एनसीबी विजिलेंस टीम की पूछताछ में शामिल होते हैं। कुछ अभी डॉक्यूमेंट जो है वो उन्हें देना है, जैसा कि जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है ज्ञानेश्वर सिंह, उन्होंने बताया था कि कुछ डॉक्यूमेंट अभी समीर वानखेड़े जी से लेना है। कुछ डॉक्यूमेंट आनंद, आपके पास हम वापस लौटते हैं, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, 1 घंटे का लंबा वक्त हो गया है कि हाईकोर्ट में आर्यन खान की बेल की सुनवाई जारी है और जल्द ही इस पे जो है रिजल्ट सामने आ जाएगा कि क्या आर्यन खान को आज बेल मिलती है या नहीं।